क्या हुआ, जब से हमारे पास टेक्नोलॉजी आया तो हमने क्या किया, किसको ज्यादा पानी मिलेगा, किसको कम पानी मिलेगा, इसके पीछे का कारण क्या है। तो अलग अलग नेचुरल सोशल साइंस से यहाँ पे जो है जानकारी इकट्ठी की जाती है। तो इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं अपने पास, नंबर 1। अब जब सवाल उठता है कि सबसे पहली बार आखिरकार ज्योग्राफी टर्म को कॉइन किसने किया था, तभी कहा जाता है कि ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। मतलब कहने का मतलब है कि ज्योग्राफी वो सब्जेक्ट है जो आपको ये बताती है कि नमस्कार, क्या हाल चाल आप सभी के। तो वापस से मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर के आया हूं। मेरा नाम है कुणाल, जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, डोगेश सर के नाम से बुलाते हैं। जो नहीं जानते उनको बता दूं बच्चों कि मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हूं और कई बार मैं बच्चों के लिए बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस लेकर के आता हूं। सो अगले 20 मिनट तो मेरे साथ अगर रह गए तो 3 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। बिकॉज ये जो यूनिट मैं रिवाइज कराने वाला हूं, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ये पूरे 3 नंबर कैरी करती है। तो आओ यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की इस कहानी को, इस चैप्टर को रिवाइज करते हुए इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स। तो बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, चैप्टर आपको ये बताता है कि आखिरकार ज्योग्राफी को क्यों पढ़ना चाहिए। बिकॉज अभी तक क्लास 10th के अंदर आपने ज्योग्राफी को पढ़ा था कैसे, एज अ सोशल साइंस के सब्जेक्ट के तौर पे, जिसमें 20 नंबर का आपका ज्योग्राफी का सेक्शन आता था, जिसमें 3 नंबर का मैप होता था, 17 मार्क्स की थ्योरी होती थी। लेकिन एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपने ज्योग्राफी को प्रॉपर नहीं पढ़ा। लेकिन जब आप क्लास 11th के अंदर आते हैं, ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करते हैं, तो ज्योग्राफी आपका एक बहुत ही कोर सब्जेक्ट बन जाता है अगर आप फ्यूचर में बहुत सारे एग्जाम्स को एम कर रहे होते हो, ठीक है। और इस सब्जेक्ट की शुरुआत होती है सब्जेक्ट के बारे में जानने से, जो कि ये चैप्टर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन आपको बताता है। तो ये मेरे दोस्त हैं जिसका नाम है डोगेश भाई, है ना, और मैं हूं आपका डोगेश सर यानी कुणाल सर। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जब बात आती है ज्योग्राफी की, तो दोस्तों ज्योग्राफी को हमारे स्कॉलर्स ने डिफाइन किया है एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है, बट एज अ होम ऑफ ह्यूमन बींग्स। कहने का मतलब है कि ज्योग्राफी वो सब्जेक्ट है जो आपको यह बताती है कि किस प्रकार से ह्यूमन बींग्स इस अर्थ के ऊपर रहते हैं, साथ ही साथ इस अर्थ के ऊपर क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जो प्रोसेस होते हैं उसके पीछे का कारण क्या होता है, और ह्यूमंस और नेचर के बीच का रिश्ता क्या है। अब जब सवाल उठता है कि सबसे पहली बार आखिरकार ज्योग्राफी टर्म को कॉइन किसने किया था, तो भाई इसका क्रेडिट जाता है इराटोस्थीनिस साहब को, जो कि ग्रीक स्कॉलर थे। अब इन्होंने ज्योग्राफी शब्द बनाया 2 शब्दों को मिला करके। पहला हुआ जियो, जिसका मतलब हुआ अर्थ, और ग्राफोस का मतलब हुआ डिस्क्रिप्शन। तो कुल मिला के ज्योग्राफी मींस डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अब क्योंकि इनका जो डेफिनेशन था वो पूरा नहीं था, क्योंकि इसमें ह्यूमन बींग्स के बारे में बात नहीं की गई थी, सो जो आगे आने वाले स्कॉलर्स थे उन्होंने इसमें ह्यूमन बींग्स को ऐड किया और डेफिनेशन को कुछ इस तरीके लिखा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द होम ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो बेसिकली अब आपको ये तो बात समझ में आ गई होगी कि ज्योग्राफी का अटेम्प्ट क्या रहता है। तो ज्योग्राफी हमेशा अगर आप देखो बेटा, ये ट्राई करता है जानने का कि जो आसपास चीजें हो रही हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, और वो कैसे हमको इंपैक्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी का गोल बहुत सिंपल है, टू अंडरस्टैंड अर्थ एज अ सिस्टम। क्योंकि अर्थ क्या है बच्चे, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और उस सर्वाइवल को, उस चेंजेस को यहां पे जो सब्जेक्ट स्टडी करता है दैट इज कॉल्ड एज ज्योग्राफी, ठीक है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार दोस्तों कि जब अर्थ की बात आती है तो अर्थ क्या है, अर्थ मल्टी डायमेंशनल है। कहने का मतलब है कि हमारे अर्थ के अंदर कई सारी चीजें जो है नेचुरल हैं, और कई सारी चीजें अगर आप देखोगे तो समाज से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो जो साइंसेस नेचुरल एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करती हूं कहलाती है नेचुरल साइंसेस, और जो आपके सोसाइटी को समझने में हेल्प करती हूं कहलाती है आपकी सोशल साइंसेस, ठीक है। अब जैसे नेचुरल साइंसेस का अगर मैं एग्जांपल लूं तो जियोलॉजी हो गया, पीडोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, बॉटनी, जुओलॉजी, मेट्रोलॉजी। और वहीं अगर सोशल साइंसेस की बात की जाए तो आपके पास इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं, और दोनों को मिला करके आप अर्थ के अलग अलग एस्पेक्ट को स्टडी करते हो। अब मजे की बात क्या है कि जब ज्योग्राफी की बात आती है तो बाकी साइंसेस से अपने सब्जेक्ट मैटर में डिफरेंट जरूर होगा, लेकिन जो इसका कुल मिलाकर के एम है ना, वो बिल्कुल सिंपल है, ये बाकी सभी से रिलेटेड है। तो ज्योग्राफी को एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जो दोनों नेचुरल साइंस और सोशल साइंस को मिला करके डेटा निकालता है, एनालाइज करता है और फिर आपको कोई बात समझाता है। अब इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि कोई पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। अब पहाड़ी इलाके में एक सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट स्पीशी पाया जाएगा जिसको हो सकता है बॉटनी में पढ़ो, ठीक है। जानवर पाए जाते होंगे जिसको आप जुओलॉजी में पढ़ो। साथ ही साथ वहां किस तरीके से ह्यूमन सेटलमेंट्स बसाए गए हैं, इसको हो सकता है कि आप जब बात करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स की उसके अंदर पढ़ो। तो अगर आप देख पा रहे होगे, या किस तरीके का वहां पे गवर्नेंस चलता है उसको हो सकता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ो। लेकिन जब ज्योग्राफी की बात आती है तो ज्योग्राफी क्या करेगा, ये सारा डेटा कंबाइन करेगा और आपको एक रिजल्ट निकाल के बता देगा। ज्योग्राफी ये भी बताएगा कि कौन से एनिमल स्पीशीज पाए जाते हैं, ज्योग्राफी ये भी
भी बताएगा कौन से प्लांट स्पीशीज पाए जाते हैं और कैसे वहां पे ह्यूमन सेटल्ड हैं। तभी कहा जाता है कि ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, मतलब ये सभी से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, सभी से आपका डेटा लेता है दोस्तों, उसको स्टडी करता है, फिर आपको रिजल्ट निकाल के देता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या कहा कि ज्योग्राफी कॉज एंड इफेक्ट हमेशा दोनों ही स्टडी करेगा। कोई भी ज्योग्राफर जो होगा ना, किसी भी फिनोमेना का अगर पढ़ रहा होगा तो उसका कारण भी पढ़ेगा, उसका इंपैक्ट भी पढ़ेगा। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे तो हम लोग जब बात करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन की, क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या है यार, ये कई सालों दर सालों से एवोल्यूट होते चले गए हैं, इनके समाज में बदलाव आता गया है। जो हमारा आज का मॉडर्न समाज है, आज का एडवांस टेक्नोलॉजिकल समाज है बेटा, ये आज से कई वर्षों पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। ठीक है, और ये जो चेंजेस आए हैं दोस्तों समय के साथ साथ, इसको भी ज्योग्राफी ने स्टडी किया है। इसका एक एग्जांपल लेकर के मैं तुम्हें समझाता हूं। ठीक है, तो ज्योग्राफी का होल ऑब्जेक्टिव क्या है कि ह्यूमंस को और ह्यूमन का जो नेचर के साथ इंटरेक्शन रहा है उसको एक बढ़िया तरीके से रिलेट करके पढ़ना। अब अगर आप टेक्नोलॉजी का ही एग्जांपल ले लो, तो आज की जो हमारे सोसाइटीज हैं वो पुराने जमाने की सोसाइटी से काफी आधुनिक है, काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले हम लोग नेचर के ऊपर डिपेंड करते थे कि हमें एकदम पानी चाहिए, हमें खाना चाहिए, सब चीज हम लोग नेचर से रिक्वेस्ट करके मांगते थे। अब क्या हुआ, जब से हमारे पास टेक्नोलॉजी आया तो हमने क्या किया, अभी जो है हम नेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज को अपने हिसाब से इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बेटा यहां पे बना देते हैं। तो इससे क्या हुआ है कि हमारा नेचर के ऊपर जो निर्भरता थी, जो डिपेंडेंस था, वो यहां पे कंपैरेटिवली कम हो गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे, टेक्नोलॉजी ने जो था, जो पहले हार्शनेस थी लेबर की, कि आपको बहुत ज्यादा समय लगता था, किसी काम को करने में बहुत एफर्ट लगता था, उसे काफी रिड्यूस कर दिया है, जिससे आपको अपने लिए काफी टाइम मिल गया, आप नई चीजें डेवलप कर पाते हो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन भी बढ़ा और लोगों का मोबिलिटी यानी मूवमेंट भी बढ़ा, कि अभी लोग और कई सारे काम में अपना टाइम लगा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हमने ये तो देख लिया कि ज्योग्राफी कैसे कैसे चीजों को जज करता है, ठीक है, किस तरीके से चीजों को यहां पे रिलेट करके पढ़ाता है आपको, लेकिन सवाल फिर भी यही है कि आखिरकार ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। एक बार आप ही को अगर सब्जेक्ट चूज करना हो कि सर ज्योग्राफी मैं पढ़ना चाहता हूं क्लास 11th में, तो आखिरकार क्यों पढ़ोगे भाई तुम ज्योग्राफी। चलो इसका आंसर मैं तुम्हें दे देता हूं। ठीक है, तो ज्योग्राफी तुम्हें दुनिया की समझ देगा, वर्ल्ड की समझ देगा। कल को मान लो तुम अपने दोस्त के साथ ट्रेकिंग पे चले गए, हिमालय में कहीं पे, हिमाचल में कहीं पे, और अगर तुम्हें उस जगह का वेजिटेशन पता है, वहां के डेंजर्स पता है, तो तुम एक सेफ एंड साउंड ट्रैक करके आ सकते हो, एंजॉय करोगे नेचर को, है ना। ऐसे तो तुम्हारे लिए सभी पेड़ एक समान है, लेकिन तुम्हें अगर स्पीशी पता है, उस पेड़ का खासियत पता है, उस इलाके का खासियत पता है, तो तुमसे ज्यादा बेहतर एक्सप्लोर कर पाओगे। इसके अलावा तुमको डायवर्सिटी समझने में बहुत मदद मिलेगी। अब एक नॉर्मल बंदे से मैं पूछूं कि मानसून क्या होता है, तो शायद वो इतने अच्छे से ना समझा पाए, या उसको कोई आइडिया ना हो, उसके हिसाब से मानसून की बारिश और बाकी बारिश एक होती होगी। लेकिन जो बच्चा ज्योग्राफी पढ़ता है उसको पता है कि मानसून एक सीजनल पैटर्न है। ठीक है, मानसून का बारिश कहां होगा और कहां नहीं होगा, किसको ज्यादा पानी मिलेगा, किसको कम पानी मिलेगा, इसके पीछे का कारण क्या है, ये सारा एक ज्योग्राफी वाला बच्चा आपको समझा सकता है। ये नॉर्मल इंसान आपको नहीं समझा पाएगा। कल को कोई आपको तंज कसे कि भैया तुम तो साइंस में लिए कमजोर आदमी हो, तुम ले लिए जाके आर्ट्स, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, अरे यार साइंस में आते तो बात बनती, तो तुमको बता देना, उनसे क्वेश्चन कर लेना, भैया जिस तरीके से मैं मानसून समझा पाऊंगा तुम नहीं समझा पाओगे, और मैं प्रैक्टिकल बातें तुम्हें बता पाऊंगा, शायद तुम कई बार नहीं बता पाओगे। तो अपने आप में थोड़ा प्राउड फील करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, जब ये अपने सब्जेक्ट अपने आप में दमदार सब्जेक्ट है। साथ ही साथ आपका ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकल थिंकिंग बहुत बढ़िया करता है। अब जैसे मान लो कोई लैंडस्लाइड हुआ, जब से तुम मान लो तुम पहाड़ पे गए, ठीक है, अब पहाड़ पे बहुत भयंकर बारिश हुआ था, तुम्हारी गाड़ी कोई ऐसी जगह पे रुकी है जहां पे कोई पेड़ पौधा नहीं, कोई वेजिटेशन नहीं है, खाली मिट्टी है। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम ज्योग्राफी में पढ़ के आ रहे हो कि अगर कभी बारिश हो जाए और ऐसा खाली मैदान आपको दिख जाए, कोई खाली पहाड़ दिख जाए जिसमें कोई वेजिटेशन नहीं है, दैट मींस वो पहाड़ हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड होगा। तो हाई चांसेस है कि वहां पे कुछ टाइम बाद आपको लैंडस्लाइड होते हुए दिख सकता है। तो ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, तुम कई सारी लाइव्स हो सकता है सेव कर पाओ यहां पे। तो ये प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ ज्योग्राफी है। साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग, अगर आप बात करें एनवायरमेंटल इश्यूज पे, मान को चलो तुमको काम करना है, कल को तुम कोई आईएएस ऑफिसर बन गए, है ना, किसी सेंसिटिव एनवायरमेंटल वाले एरिया में तुमको भेज दिया गया, अब वहां पे तुम्हें डिसीजन मेकिंग करनी है, कैसे करोगे। अगर तुम यहां पे ज्योग्राफी जानते होगे क्षेत्र की, तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा चीजों को डिसाइड करना। सो दिस इज व्हाई यू शुड स्टडी ज्योग्राफी। आई होप अब तो मैं तुम्हें भरोसा दिला पाया हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में ज्योग्राफी का कितना इंपॉर्टेंस है। अब जब बात आती है दोस्तों ज्योग्राफी को एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन कहने की, अब इससे क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, ठीक है। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज को रिलेट करके, कनेक्ट करके पढ़ना। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि ज्योग्राफी का सिंपल लॉजिक है, ज्योग्राफी टाइम और स्पेस दोनों को स्टडी करता है। ठीक है, टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम रिलेटेड, जैसे हिस्ट्री में आप जो है किसी भी इवेंट को अगर आप स्टडी करते हैं तो वो समय से रिलेट करके बात करता है। ठीक है, आप समय के रिस्पेक्ट में उस चीज को डिसाइड कर रहे होते हो, बता रहे होते हो। ठीक है, और स्पेशल का मतलब होता है किसी रीजन या एरिया के रिस्पेक्ट में बात करना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम बात
कर लेते हैं हमारे अर्थ की बात कर लेते हैं। अब अर्थ पे काफी चेंजेस हुए हैं, ठीक है। कभी किसी जमाने में अर्थ जो है बहुत स्नो कवर्ड रही होगी, किसी जमाने में वॉल्केनिक इरप्शंस रहे होंगे, ठीक है। तो इन सबका एक अपना टाइम पीरियड है। हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे तो हिस्ट्री आपको टाइम के हिसाब से समझाएगी, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल डायमेंशन, ठीक है। और जब ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो एरिया वाइज हम इस चीज को स्टडी करेंगे। और ज्योग्राफी की खासियत और है कि एरिया के साथ साथ टाइम को रिलेट करके तुमको समझाएगा। तो दैट इज वाई कई बार टाइम को फोर्थ डायमेंशन कहा जाता है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। तो हमेशा जो है ज्योग्राफी फिजिकल एनवायरनमेंट और समाज कैसे इंपैक्ट होता है इसकी बात करता है, दोनों को रिलेट करके आपको समझाता है, ठीक है। तो अलग अलग नेचुरल सोशल साइंस से यहां पे जो है जानकारी इकट्ठी की जाती है और तब आपको कोई चीज बताई जाती है। अब इसी आधार पर अगर आप देखोगे तो नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं इसमें, ठीक है। तो ज्योग्राफी क्या है, इनके बीच का ब्रिज है, ठीक है। इन दोनों को कनेक्टिंग करने वाला जो सब्जेक्ट है वो आपका ज्योग्राफी है। तभी आप देखोगे ज्योग्राफी को हम इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन कहते हैं, ठीक है। अब जब बात आती है एरिया वाइज किसी चीज को एनालाइज करने की, इसे कहा जाता है स्पेशल पर्सपेक्टिव। जब ये शब्द कभी स्पेशल यूज कर लिया जाए तो समझ जाइएगा हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र या एरिया की, है ना। अब अगर आप देखोगे ज्योग्राफी का जो सबसे तगड़ा कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये किसी भी फिनोमिना को, किसी भी कोई भी प्रक्रिया जो आपके अर्थ के ऊपर हो रही है उसको उसके लोकेशन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और जो रिलेशनशिप है उसका, उसके हिसाब से स्टडी करता है। मतलब कहने का सिंपल शब्दों में यह है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई वॉल्केनो स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है, कोई ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, एक्टिव वॉल्केनो, तो पहली बात तो हम ये पता करेंगे भैया कहां लोकेटेड है, किस क्षेत्र में है, किस एरिया में है। इसे कहा जा रहा है स्पेशल पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो किस क्षेत्र में है। दूसरी बात वहां क्यों है भाई, ऐसा क्या इतिहास था इसका कि वहां पे वॉल्केनिक माउंटेन बन गया या वहीं पे वॉल्केनो क्यों एस्टैब्लिश है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये बाकी चीजों से कैसे रिलेटेड है, इसके आसपास की सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इससे क्या कुछ वैल्यूएबल हमको मिल रहा है यहां पे जानने के लिए। तो ये सारी बातें जो आप देखोगे स्पेशल पर्सपेक्टिव का पार्ट बन जाती हैं जो ज्योग्राफी के अंदर आप स्टडी करते हो, ठीक है। अब इसी बात को लेकर के जो हमारे ज्योग्राफर्स थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना ज्योग्राफी को और बेहतर क्लासिफाई किया जाए और बेहतर डिवाइड करके पढ़ा जाए। तो यहां पे ना उन्होंने कुछ अप्रोचेस डिजाइन करी। तो दो मेजर अप्रोचेस हैं, एक सिस्टमैटिक कहलाती है, एक रीजनल कहलाती है। सिस्टमैटिक अप्रोच को डेवलप किया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, एक जर्मन ज्योग्राफर थे। और रीजनल ज्योग्राफी के कंसेप्ट को लेकर के आए थे कार्ल रिटर, जो कि अगेन जर्मन ज्योग्राफर थे। तो जर्मनी के ये दोनों ज्योग्राफर हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा सिस्टमैटिक अप्रोच को डेवलप किए थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और रीजनल वाले को कार्ल रिटर, ठीक है। अब मजे की बात क्या है कि सिस्टमैटिक अप्रोच में होता क्या है, सिस्टमैटिक के अंदर हम लोग कंप्लीट फिनोमेना को स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे जो है बारिश के बारे में स्टडी करना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बारिश होती है जहां जहां भी, सबको स्टडी करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, किसी इंडिविजुअल क्षेत्र को पिक करूंगा, उसके बारे में स्पेशली मैं रीड करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब जैसे मॉनसून की एग्जांपल लेता हूं। मॉनसून एक ऐसा फिनोमेना है जिसको अभी भी वेदर साइंटिस्ट सही तरीके से नहीं समझ पाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे पढ़ना चालू किया कि कौन कौन से क्षेत्रों में फिनोमेना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब पूरा स्टडी कर लोगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तब कोई इंडिविजुअल क्षेत्र पिक किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल भारत पिक कर लिया, फिर इसके बारे में पढ़ना स्टडी किया। तो सिस्टमैटिक अप्रोच कहता है कि मान लीजिए कि आपको कुछ पढ़ना है तो आप पूरा कंप्लीट एज अ होल पढ़िए उसको, फिर उसके कुछ जो है सब पार्ट्स को आप स्टडी करना स्टार्ट करिए। रीजनल अप्रोच इसका बिल्कुल उल्टा है। रीजनल अप्रोच कहता है कि आप पहले ही जो है वर्ल्ड को डिवाइड कर लीजिए अलग अलग रीजन्स के अंदर, फिर इंडिविजुअली उन रीजन्स को यहां पे स्टडी करिए। अब सवाल अगर आपके सामने ये आ जाए कि सर दोनों में से बेहतर अप्रोच कौन सा है, रीजनल की सिस्टमैटिक, तो मैं कहूंगा दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मुझे माउंट एवरेस्ट के बारे में जानना है, नंदा देवी के बारे में जानना है, तो पहले हिमालयस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो हिमालयस का फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा सिस्टमैटिक अप्रोच हुआ कि पहले मैं पूरे हिमालय पर्वत कैसे बने सबको पूरा पढ़ूंगा। फिर एक बार हिमालय पर्वत पढ़ लिया मैंने, फिर जाके मैं पर्टिकुलर रीजन के बारे में स्टडी करूंगा कि हिमालय के हिमाद्री के अंदर कौन से पर्वत आते हैं, शिवालिक किसे कहते हैं, हिमाचल किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी किया जाता है दोस्तों, तो वहां पे दोनों एस्पेक्ट को साथ रखा जाता है और इसी को हम ज्योग्राफी में डुअलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डुअलिज्म। तो डुअलिज्म का मतलब होता है किसी भी फिनोमेना के दोनों एस्पेक्ट्स को साथ में रख के स्टडी करना। पहले क्या होता था कि जितने भी पहले के ज्योग्राफर होते थे वो सब क्या करते थे, यहां पे सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करते थे। उनको लगता था कि ज्योग्राफी का मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट है। लेकिन बाद के जो ज्योग्राफर्स आए उन्होंने कहा कि भैया इसके अंदर ह्यूमन भी रहते हैं, है ना, इसके अंदर तो मनुष्य भी रहता है, तो मनुष्य के ऊपर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है और ऐसी प्रकृति भी जो है मनुष्य से प्रभावित होती है। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट कि जिस तरीके से एनवायरनमेंट ह्यूमन लाइफ को इंपैक्ट करता है, ह्यूमंस भी एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों का अपना एक रिश्ता है। दैट इज व्हाई हम सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते और सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो दोनों को साथ में पढ़ोगे तब आप बेहतर अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसी कंसेप्ट को हम डुअलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग यहाँ पे, डुअलिज्म कहते हैं, ठीक है। चलिए अब
सवाल उठता है कि आखिरकार सिस्टमैटिक अप्रोच के हिसाब से कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। तो दोस्तों सिस्टमैटिक अप्रोच में जब आप कभी भी ज्योग्राफी को पढ़ने जाओगे तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी। ठीक है, और इसके अंदर कई सारे सब्जेक्ट्स को हम फिर स्टडी करेंगे। देखो डिसिप्लिन का मतलब ही हुआ कि एक लार्ज सब्जेक्ट जिसके अंदर कई सारे सब्जेक्ट्स आते हों। आई बात समझ में? तो जब कभी भी आप सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को पढ़ने, सिस्टमैटिक अप्रोच से पढ़ाई करोगे तो हमारे पास फिजिकल ज्योग्राफी आएगा, उसके अंदर सब्जेक्ट्स होंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी आएगा, उसके अंदर सब्जेक्ट्स होंगे, और बायो ज्योग्राफी आएगा, उसके अंदर सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो फिजिकल ज्योग्राफी मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट को स्टडी करना। तो इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं अपने पास? नंबर 1 जियोमॉर्फोलॉजी आ जाता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि लैंडफॉर्म्स कैसे बने हैं। आपके क्लास 11th में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, लैंडफॉर्म्स के ऊपर, तो वो किसका पार्ट है? जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है। फिर क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग एटमॉस्फेयर का स्टडी करते हैं, क्लाइमेट टाइप्स का स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल हो गई, प्रेशर सिस्टम हो गए। हाइड्रोलॉजी के अंदर वाटर बॉडीज पढ़ते हैं कि हमारे ओशंस, रिवर्स, लेक्स वगैरह हो गए। ठीक है, ओशन करेंट्स वाला जो आपका चैप्टर है वो हाइड्रोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, फिर पीडोलॉजी में हम सॉइल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। जब आप सॉइल के बारे में पढ़ोगे, वेदरिंग वगैरह पढ़ोगे दोस्तों, टाइप्स पढ़ोगे, तो पीडोलॉजी का पार्ट हो जाएगा। फिर बायो ज्योग्राफी की बात की जाए तो बायो ज्योग्राफी बच्चे वो ब्रांच है जहां पे आप प्लांट्स एंड एनिमल्स का स्टडी करते हो। ठीक है, तो बायो ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है? प्लांट ज्योग्राफी, से आप बॉटनी भी कहते हैं जब आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। जू ज्योग्राफी जिसे आप जुआलॉजी कहते हैं दोस्तों, आप एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये साइंस का भी पार्ट होता है, राइट। इसके अलावा इकोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ते हैं दोस्तों? यहाँ पे आप इंटरेक्शन पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स और एनवायरमेंट के बीच का। फिर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में आप जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इश्यूज हैं उसको स्टडी करते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो आपका जो मेजर डिसिप्लिन है वो क्या है बेटा? बायो ज्योग्राफी। बट अगेन ये किसका पार्ट है? मेजर ज्योग्राफी का। ठीक है, फिर ऐसे ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में जब आप स्टडी करते हो, ह्यूमन एक्टिविटीज और एनवायरमेंट कैसे इंपैक्ट होता है, तब लोग ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर भी कई सारा सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे सोशल या कल्चरल ज्योग्राफी में आप ह्यूमन सोसाइटीज पढ़ोगे, पॉपुलेशन वगैरह के बारे में आप बात करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, माइग्रेशन क्या होता है, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स कौन से होते हैं। ठीक है, क्या कल्चर लोग फॉलो करते हैं। फिर पॉपुलेशन डेमोग्राफी, ज्योग्राफी जिसको आप डेमोग्राफी कहते हैं कई बार, तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेंसिटी क्या है, कैसे वो माइग्रेट कर रही है। खासकर अगर आप देखेंगे जब चुनाव वगैरह होता है ना, तो ये बहुत काम आती है डिफाइन करने में कि कैसे आप एरियाज को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब पढ़ते हैं। सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर आप ये पढ़ते हो कि गांव और शहरों में लोग कैसे घर बनाते हैं, क्या उनका टाइप होता है, कैसे फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? ह्यूमन ज्योग्राफी का। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर आप क्या पढ़ते हो? इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ते हैं दोस्तों। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हैं? हिस्टोरिकल इवेंट्स का स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे जो है ह्यूमन एक्टिविटी बदलती हुई चली आई है। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो इन द सिंपल टर्म्स, इसमें आप स्टडी करते हो पॉलिटिकल फिनोमिना के बारे में। ठीक है, जैसे जियो पॉलिटिक्स इसका पार्ट है, इलेक्टोरल ज्योग्राफी इसका पार्ट है दोस्तों, राइट। तो हमने क्या देखा कि इवन जो ह्यूमन सोसाइटीज को स्टडी करने की बात आती है तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, और ये किसका पार्ट है? सिस्टमैटिक अप्रोच का, कि एज अ होल हम स्टडी करेंगे किसी चीज को। ठीक है, अब यही जब हम बात करें रीजनल एनालिसिस की, रीजनल अप्रोच की, तो रीजनल अप्रोच का मतलब सिंपल है कि आप पर्टिकुलर क्षेत्र का स्टडी कर रहे हो, पर्टिकुलर रीजन का बेटा आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिक रीजन्स में पहले वर्ल्ड को डिवाइड कर दे रहे हैं, फिर उसका स्टडी कर रहे हैं। तो ये फोकस करता है बेटा पर्टिकुलर रीजन के ऊपर। अब जैसे इसके एग्जांपल्स लेते हैं, रीजनल स्टडीज हो गया हमारा, रीजनल प्लानिंग जब आप करते हैं शहरों की, गांव की, तब ये बहुत हेल्पफुल होता है। डेवलपमेंट आपको करना है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। या फिर आपको मान लीजिए एनालिसिस करना है, यहां पे किसी चीज का स्टडी करना है पूरे रीजन को, तो भी आपका रीजनल ज्योग्राफी एक अच्छा ऑप्शन है। अब सवाल उठता है कि जब आप कभी भी ज्योग्राफी में कोई भी चीज को जानना चाहते हैं, डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उसका टेक्निक क्या होना चाहिए? देखो सबसे पुराना टेक्निक है वो है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब होता है मैप मेकिंग का आर्ट। तो मैप मेकिंग अपने आप में एक साइंस भी और एक आर्ट भी है। पुराने जमाने में हाथ से मैप बनाए जाते हैं, आजकल कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं। फिर दूसरा होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक, जिसमें आप डेटा इकट्ठा करते हैं, ज्योग्राफिकल एनालिसिस लेते हैं। अब मान लीजिए आपको ज्यादा एक्यूरेट डेटा चाहिए, तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली उस जगह पे चले जाओगे, इसे कहा जाता है द फील्ड सर्वे मेथड। ठीक है, फिर कई बार आपको जीआईएस बेस्ड डेटा चाहिए होता है, इसको हम कहते हैं ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हमने क्या किया? डेटा को स्टोर किया, एनालाइज किया, मॉनिटर किया। फिर जीपीएस, जिसका इस्तेमाल करके आप जो है अपने दोस्तों घर जाते हो गेड़ी मारने, है ना, तो जीपीएस सिस्टम क्या करता है? सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन होता है, जो प्रिसाइज लोकेशंस आपको बताता है। फिर रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, अगर आप देखोगे कि आप जो है एक पर्टिकुलर जगह बैठे हुए और बैठे बैठे आपने प्लेन भेज दिया, ड्रोन भेज दिया, वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके जो है यहां पे आपको एनालाइज करना आपने स्टार्ट कर दिया। सो ये क्या है? मल्टीपल टेक्निक्स है व्हेन वी टॉक अबाउट इन ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए
अब ज्योग्राफी के आखिरी एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं, दैट इज डुअलिज्म। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि डुअलिज्म का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना के दोनों ही एस्पेक्ट्स को पढ़ लेना। ठीक है, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था कि सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट ध्यान दिया जाता था, फिर बाद के ज्योग्राफर्स ने कहा कि नहीं भाई, ह्यूमंस भी इंपॉर्टेंट है, तो फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों को साथ में पढ़ना स्टार्ट किया गया। ऐसे अगर आप देखोगे दोस्तों, रीजनल और सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का भी सेम है। आप किसी चीज को बेहतर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो पहले रीजनल लेवल, सिस्टमैटिक लेवल पे पढ़िए, फिर उसको रीजनल लेवल पे अंडरस्टैंड करिए। हिमालयस वाला एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया है, तो आप उससे रिलेट करके पढ़ सकते हो। इडियोग्राफिक नोमोथेटिक का मतलब होता है, इडियोग्राफिक फोकस करता है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्लेस का आपको स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करना है। जैसे कोई माउंटेन रेंज है, मान लीजिए हमारी पीर पंजल पास है, तो पीर पंजल माउंटेन रेंजेस का स्पेसिफिक कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं, तो ये इडियोग्राफिक अप्रोच हो गया। नोमोथेटिक क्या करता है, कुछ जनरल लॉज या प्रिंसिपल्स बताता है, जैसे वो बताएगा कैसे प्लेट टेक्टोनिक से फॉर्मेशन हुआ हिमालयस का। तो जब आप दोनों को स्टडी करोगे तभी आप बेहतर यहां पे निकाल पाओगे, है ना। थियोरेटिकल और अप्लाइड ज्योग्राफी की बात की जाए, थियोरेटिकल में हम कंसेप्ट डेवलपमेंट करते हैं, अप्लाइड के अंदर क्या करते हैं, उसी कंसेप्ट डेवलपमेंट को हम प्रैक्टिकली जो है यहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी यहां पे तरीका इंडिविजुअली अकेला जो है बेस्ट नहीं होगा, आपको दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा एस्पेक्ट को, तभी आप बेस्ट स्टडी कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बताया कि ज्योग्राफी बाकी डिसिप्लिन के साथ भी बहुत ज्यादा लिंक्ड है। जैसे ज्योग्राफी एंड मैथ्स का रिलेशन अगर आपको देखना हो, जब क्लाइमेटोलॉजी आप पढ़ते हैं या फिर आप रिमोट सेंसिंग करते हैं, तो वहां पे दोनों का ही इस्तेमाल होता है। फिर आप देखिए केमिस्ट्री के साथ जब सॉइल के बारे में पढ़ते हो, सॉइल के प्रॉपर्टीज हो गए, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पोल्यूशन वगैरह के बारे में पढ़ते हो, तो केमिस्ट्री के साथ आप देखोगे ज्योग्राफी का लिंक आपको दिखता है। बायोलॉजी के साथ जब बायोजियोग्राफी हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तो बायोलॉजी का आपको इंटरफेस वहां पे दिख जाता है। साथ ही साथ जब हम लोग यहाँ पे लैंडफॉर्म्स वगैरह को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी और जियोलॉजी का कॉम्बिनेशन ही है जो आपको लैंडफॉर्म्स के बारे में समझाता है। जब क्लास 11 पढ़ाता हूं तो हमेशा कहता हूं बेटा कि क्लास 11 की ज्योग्राफी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है, तभी आप ये ज्योग्राफी को समझ पाओगे। ठीक है, चलिए ऐसे इकोनॉमिक्स के साथ अगर आप देखोगे तो हम लोग कई बार जब इंडस्ट्रीज या मिनरल्स पढ़ते हैं, एक्टिविटीज पढ़ते हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के साथ रिलेट हो जाती है, पॉल साइंस के साथ रिलेट हो जाती है, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हो तो डेमोग्राफी के साथ रिलेट हो जाती है। एंड कई बार अगर आप देखोगे फिलोसफिकल थॉट भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। जैसे आपको क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, तो उसमें फिलोसफी बहुत ज्यादा है कि कैसे जो है हम पहले नेचर पर डिपेंडेंट थे, फिर हमने नेचर को अपने हिसाब से चलाना स्टार्ट कर दिया, फिर किसी ने मिडिल पाथ यहाँ पे सजेस्ट कर दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। तो इस तरीके के फिलोसफिकल थॉट्स भी जो है आप ज्योग्राफी के साथ रिलेट करके पढ़ते हो। ठीक है, तो यही है बच्चे हमारा ज्योग्राफी का खासियत। और 3 ऐसे सवाल जो ज्योग्राफी को बनाते हैं साइंटिफिक, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दैट इज व्हाट, वेयर एंड व्हाई। तो जब कभी भी ज्योग्राफी की बात आती है तो ज्योग्राफी 3 बेसिक सवालों पे हमेशा फोकस करेगा। कोई फिनोमेना कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है, आइडेंटिफाई करे जाएंगे उसके फीचर्स, और क्या उसका कारण है, उसको हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे अंदर द क्वेश्चन व्हाई। तो कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन करे कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो कॉज और इफेक्ट दोनों को स्टडी करता है, तो कहेंगे सर क्वेश्चन है व्हाई। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा ज्योग्राफी क्या है, साइंटिफिक डिसिप्लिन है। क्यों साइंटिफिक डिसिप्लिन है, बिकॉज ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल करता है, वेयर, व्हाट एंड व्हाई। तो ये पूछता है कि कोई चीज कहां पे है, उसके पीछे का क्या कारण है, और ये बताता है कि उसके पीछे का कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। तो कॉज इफेक्ट समझाता हुआ जो क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ व्हाई। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आई होप टू समराइज एवरीथिंग, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज को पढ़ते हैं, दोनों को रिलेट करके देखते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट जो नेचुरल एंड सोशल साइंसेज हैं, दोनों से डेटा इकट्ठा करके एनालाइज करके आपको एक रिजल्ट निकाल के देते हैं। यही ज्योग्राफी का खूबसूरती है। तो आप देख सकते हो प्यारा सा डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर, फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, जो बताता है कैसे ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट्स के साथ इंटर रिलेटेड है। और ये हैं आपके लिए कुछ बेहतरीन से सवाल जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो वैसे हम लोग ने काफी कुछ कर दिए हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी, तो हमने पढ़ा था कि ये तो इराटोस्थीन्स थे, ग्रीक स्कॉलर, है ना। इसमें से कौन सा फिजिकल फीचर कहलाएगा, तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है जो प्लेन है हमारा, दैट विल बी फिजिकल फीचर, बाकी सब मैन मेड होंगे। ये वाला क्वेश्चन तुम कमेंट सेक्शन में सॉल्व करोगे, कमेंट्स के अंदर मुझे बताओगे मैच द फॉलोइंग का आंसर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कॉज इफेक्ट समझाता है, तो हमने पढ़ा था क्वेश्चन इज व्हाई। और कौन सा डिसिप्लिन टेम्पोरल सिंथेसिस करता है टाइम के हिसाब से, तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, दैट इज हिस्ट्री। ठीक है, तो आई होप 20 मिनट में पूरा चैप्टर हमने निपटा दिया, एग्जैक्ट 22 मिनट हुए हैं भाई, तो एक आध मिनट तो चलता है ऊपर दोस्तों। इसी के साथ थैंक यू सो मच यार, और मैनिफेस्ट करो भाई अपने एग्जाम्स के अंदर बढ़िया परफॉर्म करने का। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। फिलहाल दीजिए अपने दोस्त को इजाजत, मैं हूं कुणाल, चलता हूं, आपसे मिलता हूं अगले किसी यूजफुल वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू बहुत सारा।